नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि आपका सीजीएल 2024 के लिए था, जिसमें हम लोग 5 प्रमुख टॉपिक को देखे थे, जहाँ से प्रश्न आपके 2023 का जो सीजीएल एग्जाम हुआ था उसमें हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो इसका आपका पार्ट 2 है। आज हम लोग फिर से 5 टॉपिक को देखेंगे जहाँ से प्रश्न आपके सीजीएल 2023 में जो कि हर शिफ्ट में एक देखने को मिले थे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। उन 5 टॉपिक में वो टॉपिक है आज के भारत के प्रमुख मेले, इसके अलावा है मौलिक कर्तव्य, इसके अलावा है नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार, इसके अलावा है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ और है ओलंपिक्स गेम का इतिहास। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। और पीडीएफ इसका कैसे मिलेगा उसका जिक्र हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि अंबुबाची मेला उत्तर पूर्वी भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका होगा अंबुबाची मेला। तो पहले तो हम लोग अंबुबाची मेला को देखेंगे। ठीक है, मंदिर पूछा गया था तो इसका राइट आंसर कामाख्या होगा। और कामाख्या मंदिर में ही आपका अंबुबाची जो मेला है लगता है, वो आपका असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह मेला मानसून के मौसम के दौरान आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में मनाया जाता है और देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का प्रतीक है। मेले के दौरान मंदिर 3 दिन तक बंद रहता है और भक्तों को पूजा करने की अनुमति नहीं होती है। 3 दिन के बाद मंदिर फिर से खोला जाता है। भक्त प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। यह मेला पूरे भारत विदेशों से बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है और इसे उत्तर पूर्व भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब भारत के प्रमुख मेले और उसके स्थान के बारे में। उससे पहले सो फ्रेंड्स, जो भी लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है जो कि आपका टेक्स्ट बुक की तरफ से है। टेक्स्ट बुक ने भी हाल ही में एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिसका नाम था 1-to-1 इंटरेक्शन मेंटरशिप, जिसका जो इनरोलमेंट जो क्लोजिंग था, जो डेट दिया गया था वो दोस्तों आपका 10 जुलाई का था। लेकिन आप लोग के ही आग्रह पर ये डेट को दोस्तों बढ़ा दिया गया है जो कि अब आपका 15 जुलाई तक हो गया है। ठीक है, इस मेंटरशिप को लाने के पहले जो आपका टेक्स्ट बुक है, आपका 10 साल के प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसका एनालिसिस किया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि टेक्स्ट बुक इज़ द नंबर 1 फॉर पीवाईपी सोल्यूशन। अब उन्होंने इन्हीं पीवाईपी को ध्यान में रखते हुए ये जो करिकुलम है इसका तैयार किया है, जिसका नाम है इंटरेक्शन मेंटरशिप 1-to-1। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, टेक्स्ट बुक ने मल्टीपल सर्वे किया है, हजारों स्टूडेंट से बात किया है ताकि समझ आ सके कि स्टूडेंट की प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टीज़ है वो दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डीप रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के बाद टेक्स्ट बुक ने कुछ अमेजिंग फ्यूचर के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। जैसा कि पहला तो है 1-to-1 मेंटरशिप। आपको एक इसमें पर्सनल एडवाइजर मिलेगा जो कि 10 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक आप उनको कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू अवेलेबल रहेंगे। वो कोई भी क्यूरी होगा या एडवाइस होंगे उससे आप ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका गूगल मीट फॉर फैकल्टी गाइडलाइंस। ठीक है, इसमें आपको टॉप फैकल्टीज़ के साथ डायरेक्ट आप गाइडेंस ले सकते हैं। तीसरा है वीकली प्रोग्रेस अपडेट। ठीक है, वहाँ पर आपको वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगा कि आप यहाँ पर कहाँ स्टैंड करते हैं। चौथा है आपका टॉपर्स इंटरेक्शन सेशन, जहाँ पर आप टॉपर्स के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, उनका स्टडी जान सकते हैं। और पाँचवा है आपका रियल सीवीटी एग्जाम। जैसा आप एग्जाम देते हैं, जब आपका एग्जाम होता है उस दौरान आपको इतना ही एग्जाम दिला दिया जाएगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं, आपको बस लगेगा कि ये तो हम घर पर बैठे टैब में या मोबाइल में या लैपटॉप पर एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यूजफुल फीचर है जो कि टेक्स्ट बुक के द्वारा लाया गया है। ठीक है, जो कि ये फ्यूचर आपके प्रिपरेशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो अगर आप अपने सिलेक्शन को ग्रांटेड करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजीएल ग्रांटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। जैसा कि हम कहते हैं आसान नहीं है पर सिलेक्शन ग्रांटेड है, ये टेक्स्ट बुक की गारंटी है। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कूपन कोड आपको यूज करना है APGSSC। ठीक है, याद रखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 में आपका मेरिट बने तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका ऑप्शन का मेला को देखिए। पहला है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। इस मंदिर की बात करेंगे तो ये आपका कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, और रामकृष्ण परमहंस के साथ अपने संबंधों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भुवनेश्वरी मंदिर की बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है, और बिलेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो ये आपका असम में स्थित है। ठीक है, और शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, हम लोग देखते हैं मेला स्थान के बारे में। तो सबसे पहले अंबुबाची मेला जो कि कामाख्या मंदिर में लगता है, असम के गुवाहाटी राज्य में है। समय की बात करेंगे तो असमिया माह आहार में लगता है। बनेश्वर मेला की बात करते हैं तो ये आपका राजस्थान का मेला है, डोंगरूपुर महादेव मंदिर में लगता है और यह फरवरी माह में लगता है। इसके अलावा है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला की बात करते हैं तो राजस्थान में ही लगता है, झालरा पाटन झालावाड़ में। ठीक है, इसके अलावा ये जो लगता है कार्तिक माह में लगता है, जो कि अक्टूबर नवंबर माह में आता है। इसके बाद है आपका गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका गंगा सागर द्वीप पे लगता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है और जनवरी फरवरी में लगता है, तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद आपका है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला की बात करते हैं तो ये आपका पुष्कर राजस्थान में लगता है और कार्तिक माह में लगता है, अक्टूबर नवंबर माह में। ठीक है,
इसके बाद है आपका सोनपुर मवेशी मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये आपका सोनपुर बिहार में लगता है, वही कार्तिक माह में लगता है, अक्टूबर नवंबर में। नौचंडी मेला की बात करते हैं तो ये आपका मेरठ यूपी में है और 1 महीने के लिए मेला लगता है। होली के दूसरे दिन ये शुरू होता है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला की बात करते हैं तो सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में लगता है 1 से 15 फरवरी तक, तो इसको याद रखना है। त्रिशूर पूर्णम की बात करते हैं तो ये मेला जो है आपका बरकनाथ मंदिर में लगता है और त्रिशूर में स्थित है, केरल राज्य में। मलयालम माह मैदान में ये मेला लगता है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है आपका मेद्राम जात्रा और समक्का सरलम्मा जात्रा, जो कि मेद्राम वारंगल तेलंगाना में लगता है जनवरी फरवरी माह में। अगला है माधोपुर मेला। माधोपुर मेला की बात करते हैं तो माधोपुर घेर पोरबंदर गुजरात में लगता है और गुजरात में लगता है मार्च अप्रैल के महीने में। रामनवमी से 5 दिनों के लिए लगता है। कुंभ मेला की बात करते हैं तो ये मेला जो है आपका नासिक में, उज्जैन में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में रहता है। नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार भिन्न समय पर लगता है। और कुंभ मेला से संबंधित आपको बता दें कि कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। अन्य सभी जो ऊपर आपका जो मेला था वार्षिक रूप से आयोजित किए जाते हैं, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वो है आपका मौलिक कर्तव्य है। तो प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को डैश के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को अपने भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, ये जो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1976 में हुआ था। ठीक है, उसको तो देखेंगे ही। साथ में आपको बता दें कि जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों आपका रूस के संविधान से लिया गया था, जो कि उस समय आपका यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, आपको बता दें कि जब आपका 42वां संशोधन हुआ था 1976, पहली बात तो इसको लघु संविधान के रूप में मान्यता दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन जो कि किए गए थे उनमें से एक संशोधन था मौलिक कर्तव्य को जोड़ना। उस समय जो मौलिक कर्तव्य जुड़ा था वो मात्र 10 मौलिक कर्तव्य जुड़ा था। ठीक है, कितना? मात्र 10 मौलिक कर्तव्य जुड़ा था। लेकिन वर्तमान समय में आप मौलिक कर्तव्य की सूची में 11 मौलिक कर्तव्य को देखते होंगे, तो वो जो एक मौलिक कर्तव्य है वो आपका बाद में जुड़ा था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में और क्या याद रखना है कि ये किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो आपको बता दें कि ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। और सरदार जो स्वर्ण सिंह जी थे उन्होंने मात्र 8 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने, उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो 10 मौलिक कर्तव्य को उन्होंने जोड़ा था। ठीक है, इसमें आपका भाग 4A को जोड़ा गया था। साथ में बात करेंगे तो अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य नागरिक को याद दिलाने का काम करते हैं कि अपने अधिकारों का आनंद लेते हुए उन्हें अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिक के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना होगा। ठीक है, इसके अलावा 11 जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन कौन से हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य में से पहला जो मौलिक कर्तव्य है वह है कि संविधान का पालन करना। वह है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। तीसरा है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। चौथा है कि देश की रक्षा करना, ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। पाँचवा है कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधताओं के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना। छठा है कि देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सातवां है आपका कि जंगलों, झीलों, नदियों, वन जीवन, साहित्य, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। ठीक है, इसके बाद है आपका वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, अनुसंधान और सुधार की भावना को विकसित करना। नौवां है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना। 10वां है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। और आपका 11वां जो अंतिम मौलिक कर्तव्य है वह है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या प्रतिपालक के शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और यही जो मौलिक कर्तव्य है आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। तो अभी के इस प्रश्न में हम लोग विविध नृत्य विधाओं से जुड़े प्रमुख व्यक्ति को देखेंगे। ठीक है,
तो पहले तो इसका जो राइट आंसर होगा उर्मिला सत्यनारायण का, वो तो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 भरतनाट्यम। तो उर्मिला जो सत्यनारायण हैं वो आपके भरतनाट्यम की प्रतिपादक हैं, जो भारत के तमिलनाडु से उत्पन्न हुई एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद भारत सरकार ने उर्मिला सत्यनारायण शर्मा को आपका 1970 में चौथा जो नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार है पद्मश्री है जो कि इनको दिया था, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विभिन्न नृत्य विधाओं से जुड़े प्रमुख व्यक्ति को, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यानपूर्वक से सुनते रहना है। पहला है आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो मोहिनीअट्टम से जुड़े कलाकार का नाम है श्रीमती कलामंडलम क्षेमावती पवित्रन। ठीक है, याद रखिएगा श्रीमती कलामंडलम क्षेमावती पवित्रन। और इसके बाद आपको याद रखना है डॉक्टर श्रीमती कनक रेले। ठीक है, इसके बाद भारती शिवाजी को याद रखना है और हेमा मालिनी को भी याद रखना है। हेमा मालिनी आपके अभी जो हीरोइन है उनका भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद आपका आता है ओडिसी। ओडिसी की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है केलुचरण महापात्रा का नाम आता है। इसके बाद आपका सोनल मानसिंह का नाम आता है। इसके बाद आपका गीता महलिक, डॉक्टर मीनाती मिश्रा या मीनाती दुबे भी कभी कभी आ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। संयुक्ता पानीग्राही का भी नाम आता है और आपका प्रियवंदा मोहंती का भी नाम आता है, तो इसको भी याद रखना है। कथकली की बात करते हैं तो कथकली पी.के. कुंजू कुरूप का नाम आता है। कलामंडलम राजन का नाम आता है। इसके बाद मधुर वासुदेवन नायर का, कलामंडलम गोपी का, तो याद रखिएगा कलामंडलम क्षेमावती मोहिनीअट्टम से, कलामंडलम गोपी कथकली से, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर भी कथकली से, गोपीनाथ कथकली से, रागिनी देवी कथकली से, कृष्णा कुट्टी कथकली से, और आपका है जो शिव रमन कथकली से, और माधवन आनंद इनका भी संबंध आपका कथकली से है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी राजा रेड्डी हो गया, राधा रेड्डी हो गया। इसके अलावा रेड्डी में कौशल्या रेड्डी का भी नाम आता है जो कि आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है। बेजंती काशी का नाम आता है। वेम्पति चिन्ना सत्यम का नाम आता है। वेदांत सत्यनारायण का नाम आता है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी का भी नाम आता है कथकली से। सतरिया से बात करते हैं तो इसका सबसे पहला नाम आता है घनाकंता बोरा बोरबैया का एक नाम और आता है जो कि आपका श्रीमंत शंकर देव का नाम आता है, तो उसको भी यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, श्रीमंत शंकर देव जिसको हम यहाँ पर शामिल कर देंगे, तो शंकर देव का भी नाम याद रखना है। इसके बाद मणिपुर है। मणिपुर की नृत्य की बात करते हैं तो मणिपुर में आपका अंबुबी सिंह को याद रखना है, बिनो देवी को याद रखना है, राजकुमार सिंहजीत सिंह को याद रखना है, गुरु अमली सिंह को याद रखना है, आतंब सिंह को याद रखना है। झावेरी बहनें का भी संबंध मणिपुर से है। थम्बल यामा का संबंध है, रीता देवी का है, गोपाल सिंह का है। भरतनाट्यम से बात करते हैं तो टी बाला सरस्वती का संबंध है। रुक्मणी देवी अनुले का है, यामने कृष्णमूर्ति का है, वैजयंती माला का है, आनंद शंकर जयंत का है, शिवी चंद्रशेखर का है, गुरु M.K. सरोजा, शांता और विपिन धनजयन, मालविका सरकार और सोनल मानसिंह, इन सभी का संबंध आपका भरतनाट्यम से है, तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद है वह है आपका कथक। कथक की बात करते हैं उससे पहले मृणालिनी साराभाई का भी नाम आपको याद रखना है, भरतनाट्यम से है। कथक की बात करते हैं तो कथक में सबसे प्रमुख नाम आपका बिरजू महाराज जी का आता है। इसके बाद आपका नाम आता है गोपी कृष्ण का, फिर आता है शंभू महाराज। इसके बाद आपका आता है सितारा देवी का, फिर आता है प्रेरणा श्रीमाली का, सुनैना हजारीलाल का भी संबंध आपका कथक से है। कुमुदुद्दीन लखिया का संबंध है, शोभना नारायण का संबंध है। इसके बाद बिरजू महाराज के जो पिता हुए अक्षर महाराज, उनका भी संबंध आपका कथक से ही है। छऊ की बात करते हैं तो छऊ है जो कि आपका मकर ध्वज धरोका को याद रखना है, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को याद रखना है। पंडवानी की बात करते हैं जो कि छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है, तो तीजन बाई का नाम सबसे प्रमुख है और यही बार बार आपके एग्जाम में आता है। कालबेलिया जो कि आपका राजस्थान का लोक नृत्य है, जहाँ से आपको गुलाबो सुपेरा का नाम याद रखना है, और एक नाम आपको उदय शंकर का याद रखना है, जहाँ से हर एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से आता है कि क्रिएटिव नृत्य या कोरियोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो उदय शंकर इसका राइट आंसर होता है, तो उदय शंकर को भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वह है कि 3014 मीटर ऊंची जपफू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो ये जो आपका जपफू पर्वत श्रेणी है वो दोस्तों आपका नागालैंड में स्थित है। तो नागालैंड है जो कि आपका पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। तो हम लोग इस प्रश्न के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में राज्यों में महत्वपूर्ण कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं उन सभी को देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं जपफू श्रेणी को, जो कि नागालैंड में स्थित है, पूर्वोत्तर राज्यों में एक है। यह श्रृंखला कोहिमा शहर के पास स्थित है जो कि नागालैंड की राजधानी है। जपफू पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा स्थान है और यह आसपास की घाटियों पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। यह श्रेणी रेंज अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है और
पौधे, जानवरों की कई दुर्लभ लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है। ठीक है, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों में सबसे पहला नाम आता है गारो, खासी एवं जैंतिया का, जो कि मेघालय में सतत पर्वत श्रृंखला है, तो इसको भी याद रखना है। मिकिर पहाड़ी का नाम याद रखना है। पहाड़ी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के दक्षिण में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। और अगला है अबोर पहाड़ियाँ। अबोर पहाड़ी की बात करते हैं तो जो अबोर पहाड़ियाँ है यह आपका अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं और चीन की सीमा के पास मिसमी और मिरी पर्वत से लगता है। नेक्स्ट आपका है मिसमी पहाड़ियाँ। मिसमी पहाड़ी की बात करते हैं तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से चीन को छूता है और पूर्वोत्तर हिमालय और इंडो बर्मा पर्वतमाला के जंक्शन पर स्थित है। नेक्स्ट आपका है पटकाई श्रृंखला। पटकाई श्रृंखला की बात करते हैं तो यह पूर्वोत्तर रेंज के रूप में जाना जाता है, जिसमें 3 प्रमुख पहाड़ियाँ पटकाई बूम, गारो, खासी जंतिया और लुसाई पर्वत शामिल है। नेक्स्ट आपका है मिजो पहाड़ियाँ, जिसे कि हम लोग लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है कि किस पर्वत को या किस पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका राइट आंसर मिजो होगा। तो इसको भी याद रखना है। मिजो में पटकाई श्रृंखला के हिस्से के रूप में और आंशिक रूप से त्रिपुरा में है। नागा पहाड़ी की बात करते हैं तो ये पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की सीमा का निर्माण करती है नागा पहाड़ियाँ, और इनका विस्तार भारत के नागालैंड राज्य में पाया जाता है। अगला है डाफला। डाफला पहाड़ी की बात करते हैं तो दाफला पहाड़ियाँ पूर्वी अरुणाचल और असम की सीमा पर स्थित पहाड़ियों का विस्तार है, जिस पर दाफला नामक एक स्वतंत्र जनजाति का कब्जा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका पैरा ओलंपिक का। तो प्रश्न है आपका कि पहला पैरा ओलंपिक किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो पहला पैरा ओलंपिक खेल की बात करते हैं तो जो पहला पैरा ओलंपिक है वह आपका 1960 में जो कि आपका खेला गया था। 1960 में कहाँ खेला गया था तो यह आपका रोम जो कि इटली में हुआ था। इटली की राजधानी रोम है। और पैरा ओलंपिक खेल जिन्हें द स्टोक मेडेविले गेम्स भी कहा जाता है, आमतौर पर पहली बार 1960 में आयोजित हुआ था। ये ओलंपिक खेलों के समापन के तुरंत बाद हुआ। विकलांग एथलीटों के लिए ओलंपिक शैली के खेलों ने 23 देशों के 400 प्रतिभागियों को आकर्षित किया, जिन्होंने 8 खेलों में प्रतिस्पर्धा की। इसके बाद तब से हर साल में ओलंपिक खेलों के एक ही वर्ष में होता है। इसका मतलब है कि जब भी आपका ओलंपिक खेल होगा उसी वर्ष आपका पैरा ओलंपिक भी होगा। ठीक है, और तो जहाँ पर आपका ओलंपिक होगा वहीं पर आपका पैरा ओलंपिक भी होगा। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल हम लोग अभी अंतिम में हुए टोक्यो ओलंपिक का लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक आपका 2020 में जो कि टोक्यो जापान में खेला गया था, तो उस समय आपका पैरा ओलंपिक भी उसी वर्ष आपका टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। जो पैरा ओलंपिक जो होता है, पैरा ओलंपिक गेम्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले बहु खेल प्रतियोगिता है, जिसमें शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। और पैरा ओलंपिक खेलों में मौजूदा ग्लैमर द्वितीय विश्व युद्ध के घायल सैनिकों को फिर से मुख्य धारा में लाने के मकसद से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद आपका जो पैरा ओलंपिक खेल है सेकेंड वाला वो आपका हुआ टोक्यो में, जो कि 1964 में खेला गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। 1964 में टोक्यो जापान की राजधानी के पास हुआ। कुछ ही समय बाद जापान ने भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी में अहम भूमिका निभाई। ये पहला मौका था जब जापान में पैरा एथलीटों ने व्हील चेयर के साथ कई खेलों में हिस्सा लिया था। इसके बाद देखते हैं पैरा ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन। तो भारत का प्रदर्शन की बात करते हैं तो भारत को पैरा ओलंपिक में व्यक्तिगत जो पदक लाने में 56 साल का इंतजार करना पड़ा था, और पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए 112 साल का इंतजार करना पड़ा था। ठीक है, पहली बार साल 1972 के हैडेलबर्ग पैरा ओलंपिक में भारत के मुरलीकांत पेटेकर ने 50 मीटर फ्री राइफल 3, 50 मीटर फ्री स्टाइल 3 तैराकी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास है जो कि रचा था। तो इनका भी नाम याद रखना है, मुरलीकांत पेटेकर का। इसके बाद जो भी आखिरी बार जो पैरा ओलंपिक हुआ वो आपका टोक्यो में हुआ, जिसे हम लोग टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के नाम से जानते हैं। भारत ने कुल 19 पदक अपने नाम किए थे। 19 पदक में कौन कौन से खिलाड़ी है जो कि जीता है वो भी आपके एग्जाम में आता है। और सबसे बड़ा सवाल आपका आता है कि आपका खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनका संबंध किससे है। ठीक है, तो एथलीट में सबसे पहले भावना पटेल को देखते हैं, जो कि आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। निषाद कुमार को देखते हैं तो इन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता था। अवनी लखेरा की बात करते हैं तो वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में आपका गोल्ड मेडल है जो कि इन्होंने जीता है। उसके बाद आपका है सुंदर सिंह गुर्जर, जो कि आपका जेवलिन थ्रो में, और देवेंद्र झझरिया भी जेवलिन थ्रो में, लेकिन देवेंद्र झझरिया आपका सिल्वर और सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। योगेश कथुनिया की बात करते हैं तो डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। सुमित अंतिल की बात करते हैं तो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था।
सिंह राज अदाना की बात करते हैं तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। मरियप्पन थंगावेलु की बात करते हैं तो मेंस हाई जंप में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। शरद कुमार की बात करते हैं तो मेंस हाई जंप T42 में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। प्रवीण कुमार मेंस हाई जंप में सिल्वर मेडल। अवनी लखेरा उस टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीती थी, ब्रॉन्ज भी आपका वुमेंस 50 मीटर राइफल 3 में। हरविंदर सिंह आपका मेंस इंडिविजुअल रिकर्व आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल। मनीष नरवाल आपका मेंस 15 में गोल्ड मेडल। सिंह राज अधाना मेंस 50 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल। प्रमोद भगत मेंस सिंगल बैडमिंटन में गोल्ड मेडल। मनोज सरकार मेंस सिंगल बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल। सुहास यातिराज की बात करते हैं तो बैडमिंटन में सिल्वर मेडल। और कृष्णा नायर की बात करते हैं तो गोल्ड बैडमिंटन में जीता था। ठीक है, इसके अलावा जो 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पैरा ओलंपिक है वो आपका पेरिस फ्रांस में होना है। साथ में ओलंपिक भी 2024 का आपका पेरिस फ्रांस में ही होना है। ठीक है, तो ये आपका आज के 5 टॉपिक रहा, जो कि आशा करते हैं आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाद बाकी पीडीएफ का बात रहा तो देखिए पीडीएफ जो है बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो ये पीडीएफ को हम जो पब्लिक का जो टेलीग्राम ग्रुप है पब्लिक में, जहाँ पर आपको 10,000 12,000 16,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वहाँ पर हम आपको नहीं भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि मेहनत से बनाया गया है, वहाँ भेजना मतलब कि फालतू लगता है। तो जो भी लोग क्लास को रेगुलर फॉलो करेंगे हम पीडीएफ फ्री उन्हीं को देंगे। बाद बाकी ये जो पीडीएफ होगा आपका पेड होगा। पेड कितना का होगा कितना को नहीं होगा वो आगे चलकर पता लगेगा। लेकिन जो लोग भी फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहली बात तो क्लास को डेली बेसिस पर देखना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है और अच्छा लगे तो शेयर भी करना है। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं जो लोग डेली बेसिस पर लाइक कमेंट करेंगे। ठीक है, वो पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दे रहे हैं। आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे जहाँ पर आप डेली बेसिस पर क्लास करेंगे। ठीक है, तो आप ही लोग पर ये दायित्व रहेगा कि इस वीडियो को कितना आगे फैलाना है, कितना लाइक कराना है। ठीक है, तो आप लोग को ये पीडीएफ फ्री रहेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। बाद बाकी एक बार ये नहीं कि ग्रुप में जोड़ दिए एक दिन लाइक कर दिए, अगर आप डेली बेसिस पर कंटिन्यू नहीं रहिएगा तो आपको ग्रुप से निकाल भी दिया जाएगा। तो एक बार सोच समझ के ज्वाइन होइएगा, जब आपको एक बार निकाला जाएगा तो दोबारा वापस से जोड़ा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।